नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ऐसे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप सभी लोगों को ऑब्व्यू में ऑपरेशन बताया था। ऑपरेशन इन ऑब्व्यू अर्थात ऑब्व्यू में कुछ बेसिक संक्रियाएं बताई थी, जैसे दो ऑब्व्यू का जोड़ना, उनका घटाना, गुणा और भाग। इसके पश्चात आज के लेक्चर में हम ऑब्व्यू के प्रगुण बताएंगे, किसी ऑब्व्यू के क्या प्रगुण होते हैं और किसी परिवर्त ऑब्व्यू के क्या प्रगुण होते हैं। और आज का ये टॉपिक बताने पश्चात हमारा ऑब्व्यू का बेसिक लगभग पूरा हो जाएगा। हम आप लोगों को ऑब्व्यू को पूरा इंट्रोडक्शन बता चुके हैं, ऑब्व्यू की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है और ऑब्व्यू होता क्या है, फिर सारणिक क्या होता है और ऑब्व्यू सारणिक में क्या अंतर होता है, ऑब्व्यू का मान निकालना, कैसे ऑब्व्यू का मान निकालते हैं अर्थात कैसे उसे हल करते हैं, ऑब्व्यू की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं या ऑब्व्यू की कोटि क्या होती है। और फिर इसके बाद हमने टाइप ऑफ ऑब्व्यू बताए, जिसमें हमने 25-26 प्रकार के ऑब्व्यू बताए। फिर ऑब्व्यू में ऑपरेशन बताया कि दो ऑब्व्यू कैसे जोड़ते हैं, किस प्रकार गुणा करते हैं, घटाते हैं, किस प्रकार गुणा करते हैं और कैसे उनका भाग करते हैं और गुणा के क्या रूल होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों को ऑब्व्यू के गुण या प्रगुण बताएंगे और परिवर्त ऑब्व्यू के प्रगुण बताएंगे। इसके पश्चात केवल एक ही बेसिक लेक्चर रहेगा ऑब्व्यू का, अर्थात ऑब्व्यू संबंधित बेसिक चीज जो होगी ऑब्व्यू में संक्रियाएं लगाना, किस प्रकार ऑब्व्यू में संक्रियाएं लगाई जाती हैं या संक्रियां अप्लाई की जाती हैं। यदि हम वो और बता देंगे तो हमारा पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके अगले लेक्चर में पहले हम ऑब्व्यू की जाति थोड़ा सा बताएंगे, अर्थात जो हमारे सिलेबस में ऑब्व्यू जाति है उसे स्टार्ट करेंगे। ये पूरा बेसिक था। फिर इसके पश्चात हम ऑब्व्यू संबंधित विभिन्न प्रकार के सवाल हल करते हैं, तो हम ऑब्व्यू थोड़ा जाति बता देंगे कि जाति होती क्या है। हम बिना संक्रिया के भी जाति निकाल सकते हैं। फिर जाति बताने के पश्चात उसी लेक्चर में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे ऑब्व्यू में संक्रियाएं किस प्रकार लगाई जाती हैं और ऑब्व्यू में संक्रियाओं का तात्पर्य क्या होता है। और फिर जो ऑपरेशन मतलब यहाँ दो ऑब्व्यू से मतलब है, जहाँ पर जो हमने बताया था संक्रिया ऑब्व्यू में उसका तात्पर्य दो ऑब्व्यू का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। अब हम एक ऑब्व्यू में मतलब एक ही ऑब्व्यू के विभिन्न पंक्ति या स्तंभों में किस प्रकार उन्हें जोड़ते घटाते हैं, गुणा भाग करते हैं, हम एक ही ऑब्व्यू में लगने वाली जो संक्रिया है वो बताएंगे। एक ऑब्व्यू में जो संक्रिया है वो अलग प्रकार लगती हैं और जब दो ऑब्व्यू को हल करते हैं तो जोड़ना घटाना, साधारण जोड़ना घटाना जो होता है बस कुछ अंतर आता है, कुछ चीजें समान रहती हैं। फिर जाति के जब जाति निकालना सीख जाएंगे तो फिर हम पढ़ेंगे जो हमें और सिलेबस में है ऑब्व्यू का प्रश्मान रूप, नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म और एशेलॉन फॉर्म और उससे संबंधित और भी कुछ थ्योरम। तो अब हम प्रारंभ करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हमें क्या करना है, हमें ऑब्व्यू के प्रगुण और गुण देखना है, अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑब्व्यू के कुछ मूलभूत गुण प्रगुण होते हैं जो हमें पता होना चाहिए, और जब हम बेसिक पढ़ते हैं या फिर हमें ऑब्व्यू पढ़ते हैं तो उनके बारे में पता होना चाहिए वो क्या क्या होते हैं, जिससे वो मतलब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला प्रगुण है, यदि कोई हम ऑब्व्यू ले लें और किसी ऑब्व्यू में उसकी कोई पंक्ति या कोई स्तंभ के सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो, तो हम उस ऑब्व्यू का मान क्या होता है, यदि कोई ऑब्व्यू है तो फिर उसका जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अतः किसी ऑब्व्यू के सभी पंक्ति या स्तंभों सभी अगर शून्य है तो ऐसे ऑब्व्यू का मान 0 होता है। और हम जब ऑब्व्यू का उप ऑब्व्यू लेंगे तो हम उसका उप ऑब्व्यू लेते समय या लेने पर उसकी ऐसी पंक्ति उस पंक्ति को पूरे से छोड़ सकते हैं, अर्थात इसकी पंक्ति क्या है, 0, तो हम इसका जब उप ऑब्व्यू लेंगे तो हम उसमें इस पंक्ति को पूरे से छोड़ सकते हैं और इस पूरी पंक्ति को छोड़ने पर ऑब्व्यू कैसे बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6। और कोई कहे इस ऑब्व्यू का मान निकालो तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा।
नहीं उसकी पंक्ति छोड़ देंगे, उसका कोई उप आव्यूह ले लेंगे पंक्ति छोड़ने पर, तो इसका मान फिर 0 नहीं होगा, है ना। नॉर्मली हल करने में 0 आ जाए तो बात दूसरी, मतलब जो इसमें था कि पंक्ति 0 होने पर मान 0 आएगा, वो चीज फिर इसमें नहीं अप्लाई होगी। फिर हम हल करेंगे और देखेंगे इसका मान कितना आता है। उसी प्रकार स्तंभ में लगा दूं, यदि कोई आव्यूह है और उसका स्तंभ की बात करते हैं, उसके स्तंभ के कोई स्तंभ के सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो, तो फिर ऐसे आव्यूह का मान जो होता है वो भी क्या होता है, 0 होता है। और हम उसका कोई उप आव्यूह लेंगे तो हम उसमें उस स्तंभ जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं उसे हम छोड़ सकते हैं, और फिर उसके उप आव्यूह का जब मान ज्ञात करना है तो हम उसे हल करके उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थे हमारे दो प्रगुण। इसके बाद जो हमारा तीसरा प्रगुण है वो क्या कहता है, इन्हीं में समझ लें। यदि हमारे तीसरे प्रगुण की बात करें तो हमारा तीसरा प्रगुण कहता है, यदि कोई एक आव्यूह है हमारा मतलब हमने आव्यूह ले लिया, इसके बाद 0 0 है, हम ये मान लें कि हमारा जो आव्यूह था, और एक चीज है यदि ए आव्यूह ए है तो इसका प्रगुण हम उसका उप आव्यूह लें तो उसका नाम बदल देंगे, फिर हम उसका नाम दे देंगे फिर A1 A2 कुछ भी नाम दे देंगे, B दे देंगे, फिर उसे A नहीं बोलेंगे क्योंकि A क्या है ये, फिर नाम बदल के इस तरह का दूसरा नाम हो जाएगा, क्योंकि उप आव्यूह और आव्यूह को हल करने पर हमें अलग अलग मान प्राप्त होते हैं, लेकिन किसी भी आव्यूह की और उप आव्यूह की कोटि हमेशा समान होती है, जाति हमेशा समान होती है। कोटि अलग अलग हो सकती है लेकिन जो किसी आव्यूह की जाति होगी वही उसके उप आव्यूह की जाति होगी। जब जाति निकालना बताएंगे तो वहां पे देखेंगे, कभी बार हम आव्यूह को हल करके उसकी जाति नहीं निकाल पाते, तब हम उसकी जाति उसके उप आव्यूह के द्वारा निकालते हैं, तो जो उसके उप आव्यूह की जाति होती है वही उस पूरे आव्यूह की जाति होती है। तीसरे में क्या है, यदि हम कोई एक आव्यूह ले लें और हम इसका क्या निकालें, परिवर्त निकालें, ए डैश का मान निकालें, है ना। तो यदि हम कोई आव्यूह के परिवर्त का मान निकालें तो जो उस आव्यूह का मान होगा हल करने को, मान लो आव्यूह A1 है हमारा, इसमें शून्य सभी, तो जो हमारा A आव्यूह A1 का मान होगा, मान मतलब मोड लगा दें, मोड मतलब हम इसका क्या कर रहे हैं, हम इसका मान ज्ञात कर रहे हैं, तो जो इसका आव्यूह का मान होगा वही इसके परिवर्त का मान होगा। परिवर्त निकाले तो परिवर्त कैसे निकाला आएगा, हमारा परिवर्त हमारा निकाला आएगा यदि हम क्या करते हैं इसके जो पंक्ति और स्तंभ बना दे तो ये हमारा परिवर्त हो जाएगा, तो जो हमारे इस आव्यूह का मान होगा वही उसके परिवर्त का मान होगा। हाँ, कितने प्रगुण हो गए, 3 प्रगुण हो गए। यदि हम चौथे प्रगुण की बात करें हमारा कि हमारा अगला प्रगुण कौन सा है, तो हमारा अगला प्रगुण कहता है जो चौथा है, यदि हमें कोई आव्यूह दिया गया इस प्रकार का और किसी आव्यूह में उसकी किन्हीं 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों के सभी अवयव क्या हो, समान हो, तो ऐसे आव्यूह का मान कितना होता है, 0 होता है। हमने क्या बोला कि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ, क्या पंक्ति ले लें स्तंभ ले लें, हमने क्या देखा इसमें दोनों स्तंभों के सभी अवयव, एक नहीं सभी अवयव क्या हो, समान हो, क्योंकि जब संक्रिय लगाएंगे तो हम इसे क्या कर सकते हैं, संक्रिय लगा दे तो हम किसी भी स्तंभ को 0 बना सकते हैं। हम घटा देंगे, 2 चीज समान 0 बन जाएगा तो वही पहले वाला प्रगुण लग जाएगा। यदि किसी आव्यूह की सभी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य तो उसका मान शून्य होता है, तो समान ने हल नहीं किया है तो बिना हल करे इसका निष्कर्ष निकाला गया तो इसे प्रगुण बना दिया गया। पांचवा क्या है, इसी को पंक्ति के रूप में लेते हैं कि कोई आव्यूह है जिसकी क्या हो, पंक्ति के सभी अवयव क्या हो, समान हो, 2 पंक्तियों के, इन्हीं 2 पंक्तियों के सभी अवयव समान हो, तो ऐसे आव्यूह का मान कितना होता है, 0 होता है। अगला देखें हम, यदि हम किसी आव्यूह के 2 पंक्तियों मतलब 2 संलग्न पंक्तियां, मतलब ये और ये संलग्न मतलब एक क्रम से 2 क्रमागत पंक्तियों के अवयव को चेंज कर दें, से वहां 1 1 है, हम 1 के स्थान में आप कर लेते हैं -2 4 5, फिर हम क्या करें 2 संलग्न पंक्ति या तो कोई 2 संलग्न आव्यूह जो आपस में स्तंभ जो आपस में क्रमागत हो, इनके अवयव के हम आपस में बदल दें तो हम क्या बन जाएगा, यदि हम इन पंक्ति बदल दें तो हमारा ये बन जाएगा
पंक्ति के अवयव को बदल दे, दो पंक्तियों को आपस में क्या कर दे, बदल दे। पंक्ति कैसी वो क्रमागत पंक्तियों को आपस में बदल दे तो उसके मान में कितना परिवर्तन आता है, तो उसके मान में माइनस का परिवर्तन हो जाता है। मतलब इसका मान निकालेंगे तो है जो मिलेगा तो उसके मान में का माइनस का परिवर्तन होगा। उसी प्रकार जो हमारा सातवां प्रगुण है स्तंभ में लग जाएगा। स्तंभ के किन्हीं दो क्रमागत स्तंभों या दो संलग्न स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए या उनके सभी अवयव को आपस में बदल दें तो अवयव के मान में केवल ऋण चिन्ह का अंतर आता है। तो जो जो प्रगुण पंक्ति में लगते हैं वही वही कहाँ लगते हैं, स्तंभ में हमारे अप्लाई होते हैं। तो ये हमारे कितने हो गए, ये हमारे प्रगुण 7 प्रगुण हो गए। 7 के बाद यदि हम 8वां प्रगुण देखें, हमारा 8वां प्रगुण क्या हो सकता है, 8वां प्रगुण कहता है कोई हमारा अवयव है ये ए, और हम क्या करते हैं इस अवयव के प्रत्येक अवयव में यदि हम इसमें क्या करते हैं 3 का मल्टीप्लाई कर, 3 का मल्टीप्लाई मतलब क्या है, सभी अवयव में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो किसी अवयव के सभी अवयव में 3 किसी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मान में भी क्या होता है, उसका मान भी उतने गुना हो जाता है। मतलब फिर अवयव ए का जब मान निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें 3a प्राप्त होगा। मतलब उसके मान में भी उसी संख्या का हो जाता है, गुना हो जाता है। इस समय अवयव का मान पता 5 आ रहा है, अब 3 का मल्टीप्लाई करना सभी अवयव में, सभी अवयव में 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो फिर उसके मान में कितना हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा। हमारा अगला अवयव प्रगुण क्या है, जो हमारा अगला 9वां प्रगुण है। हमारा 9वां प्रगुण कहता है कि यदि कोई अवयव है, अवयव कैपिटल ए और कैपिटल ए अवयव के सभी अवयव किन्हीं दो अवयवों के योगफल के रूप में लिखे हों इस प्रकार, इस प्रकार यदि किसी अवयव के जो अवयव हैं वो दो दो अवयवों की योगफल के रूप में हो तो हम इस अवयव को संगत अवयवों के योगफल के रूप में दो अवयव के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे हम इस अवयव दो अवयव के रूप में लिखेंगे, तो हम एक अवयव में इसके जो पहले पहले अवयव वो लिख देंगे जो सबके फर्स्ट नंबर के हैं, और बीच में हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, और जो बाद वाले संगत अवयव हैं उन्हें हम रख देंगे बाद दूसरे अवयव में लिख देंगे। यहाँ देखने वाली बात क्या है, संगत अवयव मतलब किसी का अवयव लेना हो कि किसी में अवयव बी जोड़ना है तो बी जिस अवयव में जोड़ना है वो उसी स्थिति में लिखा जाएगा। और हम जानते हैं योग क्या करता है, क्रम विनिमय नियम पालन करता है। यदि हम ये क्रम बदल भी दे कोई भी अंतर नहीं आएगा, अर्थात पहले ये लिख दें फिर लिख दें को भी कोई अंतर नहीं आएगा। यदि हमने ऐसा भी कर दिया है कि किसी अवयव में इसका हमने अवयव लेना था तो यहाँ पे 2 ले लिया है, यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे बाद वाले में a ले लिया है। यदि हम a और b में b को पहले वाले में लिख दें और a को बाद वाले में लिख दें तो चूंकि योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है तो भी अवयव के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन ये ध्यान देना होगा यदि ये हम क्या बोलते हैं अवयव को 11 12 13, यदि ये a 11 नंबर का है तो फिर a 11 नंबर के जो दोनों अवयव है a प्लस a 2 प्लस a, इन्हें दूसरे अवयव के a 11 पोजीशन तो संगत रूप में ही लिखना होगा, इनकी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। यदि a b का क्रम चेंज हो जाए तो भी हमारा जो मान है परिवर्तित नहीं होता। इस प्रकार किसी एक अवयव के सभी अवयव यदि योगफल है घटाने के रूप में मतलब योगफल के रूप में हो तो भी लिखा जा सकता है, घटाने के रूप में हो तो भी लिखा जा सकता है, तो उन्हें एक अवयव को संगत अवयवों के योगफल के रूप में दो अवयव के रूप में लिखा जा सकता है। कौन सा प्रगुण था, 9वां। हमारा 10वां प्रगुण क्या है, इसी प्रकार से हम एक अवयव ले लें और उसमें सारे अवयव कैसे हो, घटाने के रूप में हो। यदि हम यही एक एग्जाम्पल ले लें और इसमें सारे अवयव कैसे करते हैं, घटाने के रूप में यदि हम करते हैं इस प्रकार
तो क्या हुआ फिर, तो हम इस अवयव को संगत अवयवों को मतलब फिर इस अवयव को हम क्या करेंगे, संगत अवयव वाले दो अवयवों के घटाने के रूप में लिख सकेंगे, है ना। और गुणा भाग में तो ऐसा नहीं, गुणा भाग में सीधे गुणा नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि जब दो अवयव का नॉर्मल सी बात है योग करना होता है तो उनके संगत अवयव को जोड़ दिया जाता है, और जब उनका घटाना करना होता है तो उसके संगत अवयवों को घटा दिया जाता है। तो इस प्रकार एक अवयव जब योग गुणनफल के रूप में हो तो उनके संगत अवयवों को दो अवयवों के योगफल घटाने के रूप में लिखा जा सकेगा। लेकिन गुणा करने के नियम ऐसे नहीं होते। यदि हमें दो अवयव गुणा करना है तो हम सीधे सीधे इनके संगत अवयव गुणा नहीं करते, बल्कि एक का पंक्ति लेते हैं और उसका गुणा फिर दूसरे के स्तंभ से तीनों स्तंभों से करते हैं। मतलब क्योंकि गुणे के नियम डायरेक्ट रूप से ऐसे नहीं होता, तो दो अवयव गुणे के रूप में हो तो उन्हें ऐसे अलग अलग नहीं लिखा जा सकता। और जो भाग में क्या करते हैं, तो भाग दो अवयवों के भाग का कोई रूल नहीं है। जब हमें दो अवयवों का भाग देना होता है तो हम क्या करते हैं, उस अवयव के अवयव को बटे के रूप में लिखकर उन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। जो हमने जब बताया था ऑपरेशन इन मैंटिस, तब हमने दो अवयवों का गुणा व भाग करना वहां पर बताया था। तब तो गुणे और भाग के रूप में हम ऐसे नहीं लिखेंगे, योग और घटाने के रूप में तो ऐसा लिखा जा सकता है। ऐसे करने से इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लिखा जा सकने मतलब इनका मान उसका मान क्या होगा, सेम होगा। तो ये थे हमारे अवयव के 10 प्रगुण जो हमने बताए। बड़े सिंपल प्रगुण हैं। जो हमारा पहला प्रगुण था, यदि किसी अवयव के किसी पंक्ति के सारे अवयव शून्य हैं तो उस अवयव का मान शून्य होगा, और हम उस पंक्ति को हटा सकते तो हम उसका जो उप अवयव लेंगे तो उसमें पूरी पंक्ति को हटा सकते हैं हम। उसी प्रकार स्तंभ के सारे अवयव 0 हो तो उसका मान शून्य होगा, और उसके उप अवयव में हम उस शून्य स्तंभ को हटा देंगे। 2 हो गए। अगला था, यदि किसी अवयव में दो पंक्तियों के अवयव क्या हो, समान हो। दो पंक्तियों के अवयव समान हो तो उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। तीसरा प्रगुण, यही चीज स्तंभ में लगा दो। किन्हीं दो अवयवों के सभी अवयव क्या हो, समान हो तो उनका क्या होता है, मान 0 हो जाता है। अगला, किसी अवयव में दो क्रमागत या दो संलग्न पंक्तियों को आपस में बदल दें तो उसके मान में केवल माइनस का अंतर आता है। और उसी प्रकार यदि हम दो अवयव के स्तंभों को आपस में बदल दें, संलग्न मतलब क्रमागत स्तंभ की बात कर रहे हैं, तो उनके मान में माइनस का परिवर्तन आता है। कितने प्रगुण हो गए, 6 प्रगुण हो गए। अर्थात जो चीज पंक्ति में लगती है वह स्तंभ में लग जाती है। 7वां प्रगुण हमारा क्या हो जाएगा, और 7वां प्रगुण है, यदि हम किसी अवयव के प्रत्येक अवयव में किसी अचर का गुणा कर दें तो उसके मान में भी उसी संख्या का गुणा हो जाता है। मतलब किसी संख्या गुणा कर दें तो उसका मान निकाला जाए तो उसके मान क्या होगा, उतना गुना ही उसका मान प्राप्त होता है। मतलब फिर हम उसके मान में सीधे सीधे निकाल सकते हैं उस संख्या का गुणा करके। और 8वां प्रगुण क्या था, कोई अवयव है उसका परिवर्त है तो किसी भी अवयव का मान और उसके परिवर्त का मान समान होता है। कोई अवयव है फिर दूसरा परिवर्त अवयव दिया तो उसके मान में कोई चेंज नहीं होगा, हम उसका मान बिना निकाले कह सकते हैं दोनों के मान क्या होंगे, समान होंगे। हमारा अगला 9वां प्रगुण क्या था, यही वाला जिसमें हम दो अवयव और यदि किसी अवयव के सभी अवयव दो अवयवों के योगफल घटाने के रूप में है तो उन्हें संगत अवयवों को अलग अलग दो अवयवों के योगफल घटाने के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये कितने हमारे कुल 10 प्रगुण हमारे हो गए, जो हम बहुत महत्वपूर्ण है और हमें ये पता होने चाहिए यदि हम अवयव को मतलब बेसिस से लेकर इससे संबंधित बहुत सी चीजें सीखना चाहते हैं। इसके बाद हम अगला देखते हैं कि एक परिवर्त अवयव के कौन कौन गुण होते हैं। ये हमारे थे किसी अवयव के प्रगुण। अब हम देखते हैं परिवर्त अवयव के कौन कौन प्रगुण होते हैं। तो परिवर्त अवयव मतलब कोई अवयव है, यदि उसका परिवर्त निकाले तो इनमें कुछ गुण होते हैं। नंबर फर्स्ट, जो भी एक हमने गुण परिवर्त का नॉर्मल अवयव में बता दिया था,
कोई भी अवयव का जो मान होता है, कोई अवयव ए है और हम उस अवयव क्या निकालें, मान निकालें, उसे किससे शो करते हैं, मोड से, तो उसका मान उसके परिवर्त अवयव के मान की क्या होता है, बराबर प्राप्त होता है। जहां परिवर्त ए डैश क्या है, परिवर्त अवयव, मतलब हमने क्या कर दिया है, किसी भी अवयव परिवर्त को डैश लगा के शो करते हैं, मतलब हमने उसके पंक्ति को स्तंभ बना दिया है और स्तंभों को पंक्ति बना दिया है। फिर दूसरा क्या होता है कि कोई पर अवयव है और हम कोई अवयव का मतलब कोई परिवर्त अवयव है और हम इस परिवर्त अवयव का भी परिवर्त निकालें तो हमें पुनः वही अवयव प्राप्त हो जाता है। अर्थात अवयव के परिवर्त का परिवर्त मतलब पहले वाला अवयव। तीसरा प्रगुण क्या है, कोई दो अवयव हैं और हम इनके योगफल का परिवर्त निकालें तो उसका मान उन दोनों अवयवों के अलग अलग परिवर्त के योगफल के प्राप्त के बराबर होता है। दो अवयवों के योगफल का परिवर्त उन अलग अलग अवयवों के परिवर्त के योगफल के बराबर होता है। हमारा अगला चौथा प्रगुण क्या है, दो अवयव गुणनफल में हैं, इनका परिवर्त निकालें तो क्या होता है, इनका परिवर्त जो प्राप्त होता है उसका क्रम चेंज हो जाता है। ए बी के गुणे का परिवर्त होगा वो बी के परिवर्त इंटू ए के परिवर्त के बराबर होगा। अर्थात पहले क्या आएगा, बी का परिवर्त, फिर आएगा ए का परिवर्त। यदि हम ऐसे कहते हैं कि जिसे ऐसे लिख दें, ए परिवर्तक को आगे बी के परिवर्तक को पीछे, तो हम जानते हैं जब हम कोई अवयव दिए हो, हमें कोई दो अवयव ए और बी दिए हैं, हम उनका गुणनफल निकालें ए बी तो इसका मान बी ए के बराबर आ भी सकता है और नहीं आ सकता। अधिकांशतः ए बी इज नॉट इक्वल बी ए प्राप्त होता है अवयव में, अर्थात क्रम बदलने पर गुणा कर दिया जाए तो उनके मान अधिकांशतः बराबर नहीं होते और कभी कभी बराबर हो भी सकते हैं। तो यहाँ पर जब बराबर नहीं होते तो नॉर्मल सी बात है, यदि कोई अवयव में दोनों के मान बराबर नहीं है तो फिर उसका जो मान है दो के गुणनफल का परिवर्त, तो जब उनका अलग अलग करें तो पहले बाद वाले का परिवर्त गुणे पहले वाले के परिवर्त के बराबर होगा, ना कि पहले वाले और बाद वाले के। कितने प्रगुण हो गए, 4 हो गए। हमारा जो पांचवा प्रगुण है वो क्या कहता है, इसी प्रकार तीन अवयव दिए हों और उनके गुणनफल का परिवर्त क्या होता है, पहले सबसे बाद वाला, मतलब उनका क्या करते हैं, पीछे से परिवर्त के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब क्रम उनका बदल जाता है, मतलब आगे से ना होकर क्या होता है, पीछे से परिवर्त लें फिर उनके अलग अलग का गुणन करें तो वो तीनों के गुणनफल के परिवर्त के बराबर होगा। फिर हमारा जो छठवां प्रगुण है वो कहता है कोई अवयव है, हम उसका माइनस कर दें फिर उसका परिवर्त निकालें तो माइनस इस परिवर्त के बराबर होगा। अर्थात माइनस का प्रभाव नॉर्मल सी बात है, माइनस का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम कोई अवयव है उसका परिवर्त कर रहे हैं तो माइनस चिन्ह का द्वितीय रहेगा। अर्थात यदि हम क्या करें, कोई अवयव है उसके परिवर्त में क्या करते हैं, माइनस लगा दें, फिर कोई अवयव ए है और मतलब हमने पहले क्या किया, इसमें कोई अवयव में पहले माइनस लगा दिया फिर परिवर्तन लिया, और यहाँ पे परिवर्त लगा के माइनस लगा दे, परिवर्त निकाल कर माइनस लगा दे, तो दोनों कंडीशन में मान के आएंगे बराबर आएंगे। नॉर्मल सी बात है, उसमें कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, बस ऑब्जेक्टिव कहीं पूछ लिया जाता है तो उसके लिए पता होना चाहिए कि ये भी क्या उसका एक प्रगुण है। और जो हमारा लास्ट प्रगुण है सातवां, यदि कोई अवयव ए है और हम इसमें किसी भी अचर का क्या कर दे, गुणा कर दे और फिर उसका क्या निकालें, परिवर्त, तो वो क्या प्राप्त होता है, के ए डैश के बराबर होता है, जहां के एक अचर संख्या है। ये भी नॉर्मल सा एक प्रगुण है, और नॉर्मल कैसा प्रगुण है, ये अचर संख्या, ये अचर संख्या रहेगी और नॉर्मल इसलिए है कि ये साधारण प्रगुण है। यदि किसी अवयव में अचर का गुणा कर दिया जाए तो अचर का गुणा करने पर अवयव के जो होगा तो उसके परिवर्त में क्या प्रभाव आएगा, गुणा कर दे फिर परिवर्त निकालें तो पंक्ति स्तंभ तो बनना ही है, फिर परिवर्त निकाल गुणा कर दें तो ही प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अचर का गुणा तो हम उसकी सभी पंक्ति और स्तंभों के अवयव में करेंगे, तो चाहे पहले कर दो चाहे बाद में करो प्रभाव कोई नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, पहले गुणा करके परिवर्तन निकाला, इसका मतलब क्या है, पहले परिवर्तन किया फिर गुणा किया,
प्रभाव क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि जो k का गुणा है कौन हम किसी एक विशेष पंक्ति में करेंगे, हम तो सभी पंक्तियों और सभी स्तंभों के अवयव में करेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, दोनों कंडीशन में मान क्या होंगे? इक्वल प्राप्त होंगे। तो ये थे परिवर्त आव्यूह के कुछ प्रगुण। 6 प्रगुण है, 7 प्रगुण है। पहला कहता है किसी आव्यूह का मान और उसके परिवर्त का मान इक्वल होता है। दूसरा है एक आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त पुनः उस आव्यूह के बराबर होता है, ये नॉर्मल प्रगुण है। छोटी कक्षाओं में हमें ऐसी चीजें बहुत पढ़ने को मिलती हैं। किसी संख्या में यदि एक बार कोई परिवर्तन कर दिया जाए फिर दोबारा वही परिवर्तन कर दें तो अधिकांशतः पहले वाली स्थिति उसकी प्राप्त हो जाती है। ये प्रगुण इस सिद्धांत पर आधारित है। अगला है कि यदि हम कोई दो आव्यूह ले लें और उनके योगफल का परिवर्त उन आव्यूहों के अलग अलग परिवर्त के योगफल के बराबर होता है। माइनस में चीज प्रूफ नहीं होती, प्लस बस में है ना। फिर दो आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त ले तो पीछे से हम यदि आप उनका अलग अलग परिवर्त करें तो पीछे से उनके क्या होता है? गुणनफल के बराबर होता है। मतलब यदि एक बार एक साथ लिया फिर अलग अलग किया तो क्रम क्या होता है? चेंज करेंगे तो बराबर प्राप्त होंगे। यदि हम इसे लिखें इतने बराबर a डैश b डैश c डैश तो बराबर नहीं होगा, है ना। अगला है किसी आव्यूह के माइनस का परिवर्त उसके परिवर्त के माइनस के बराबर होता है। अगला है किसी आव्यूह में किसी अचर का गुणा करने पर यदि परिवर्त लें तो उसके परिवर्त में यदि उसी संख्या गुणा कर दिया जाए तो दोनों कंडीशन में मान क्या होते हैं? बराबर प्राप्त होते हैं। तो ये थे परिवर्त आव्यूह के प्रगुण। तो हमने इस लेक्चर में आव्यूह के प्रगुण बताए, फिर यहाँ पर परिवर्त आव्यूह के प्रगुण बताए। ये हमारा जो लेक्चर था इसमें हमें किसी आव्यूह के प्रगुण और गुण बताने थे जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको कोई डाउट है, कुछ आप लोगों को पूछना है तो आप नीचे उसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही लेक्चर में हम आप लोगों को आव्यूह की जाति निकालना बताएंगे। पहले आव्यूह की जाति को डिफाइन करेंगे कि आव्यूह जाति क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, कैसे निकालते हैं, क्या महत्व है, और हम आव्यूह की जाति अब याद कर लेंगे तो उसके द्वारा क्या क्या आव्यूह में किया जा सकता है या उससे संबंधित आव्यूह में क्या क्या चीजें प्राप्त की जा सकती हैं। और फिर आव्यूह में जो एक बेसिक चीजें बची, आव्यूह में संक्रिया ज्ञात करना। तो हम आव्यूह की जाति में जो अगला लेक्चर में आव्यूह की जाति बताएंगे उसे डिफाइन करने के पश्चात फिर अगले लेक्चर में हम आपको आव्यूह में जो संक्रिया लगाई जाती हैं ये संक्रिया क्या होती हैं और किस प्रकार लगाई जाती हैं वो बता देंगे। और फिर इसके अलावा हम अपना जो सिलेबस में और जो टॉपिक हैं फिर उन्हें हम पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था दो आव्यूह में लगने वाली संक्रियाएं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, बेसिक संक्रिया। आप पढ़ेंगे किसी एक ही आव्यूह में जो संक्रिया लगेंगी, अर्थात एक ही आव्यूह के दो पंक्ति या दो स्तंभ को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। अर्थात दो आव्यूह में लगने वाली संख्याएं अलग होती हैं और एक आव्यूह में जो संख्या लगाई जाती हैं वो कुछ अलग प्रकार लगती है ना, जिन्हें हम बोलते हैं आव्यूह की संक्रियाएं। जब आव्यूह की संक्रिया की बात हो रही है या बात होती है तो मतलब एक आव्यूह की संक्रिया की बात होती है, क्योंकि हम आव्यूह को जब हल करना होता है तो एक तरीका होता है सीधे जो उसकी बेसिक विधि है उससे उसका मान निकाल लो। दूसरा तरीका होता है उसमें विभिन्न संक्रिया लगाकर भी हम उसका मान या उसमें बहुत से परिवर्तन कर सकते हैं। तो वो हम देखेंगे बाद के लेक्चर में और आज के लेक्चर में। और हमने आज के लेक्चर में आव्यूह और परिवर्त आव्यूह के प्रगुण देखे। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।